नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज इस अनाउंसमेंट के साथ आपके सामने हूँ कि 3 अक्टूबर 2024 से हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के लिए अपना 1 ईयर प्री कम मेंस फाउंडेशन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अभी हाल में यूपीएससी 2024 का मेन एग्जाम कंप्लीट हुआ है, जिसमें जो जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर आए, उस पर हम लोगों ने काफी एनालिसिस और स्क्रूटनी किया और ये देखा कि जो हम लोगों ने क्लास में नोट्स लिखाए, जैसे हमारे टेस्ट सीरीज और जिस तरीके का स्टडी मटेरियल हम लोगों ने इस बार के लिए डेवलप और डिजाइन किया, कंटेंट डेवलपमेंट किया, काफी कुछ हमारे यूपीएससी के इस बार के पेपर में क्वेश्चंस के रूप में हमें देखने को मिला। मैं इसी विषय पर बात करने के लिए मैं 3 एमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, जिसमें के हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के एक्सपर्ट श्री पुनीत और हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंस और इंडियन इकोनॉमी के एक्सपर्ट अभिषेक, इनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक, आपने इस बार का यूपीएससी का पेपर 2024 की जो मुख्य परीक्षा में हुआ, मैं जरूर देखा है। आपको क्या लगता है कि जो हम लोगों ने पेपर इस बार का देखा और जिस तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ाया, कितना मैच है और क्या क्या इश्यूज हैं जो हम लोगों ने कवर किए, और कैसे लाइन लेंथ जो की जो क्लास की है वो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रही है, और 2025 में हमें क्या करना चाहिए? सर, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की अगर बात करता हूँ, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर की गवर्नेंस एज वेल ऑल्सो, तो इकोनॉमी में जो भी क्वेश्चंस थे वो कंटेम्प्रेरी इन नेचर। ज्यादातर उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं वो करंट बेस्ड ही बनाए थे, जैसा यूपीएससी। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मिलेट्स का यूज क्या अनाज, तो 23 वाज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, वहां से उन्होंने क्वेश्चन उठा लिया। लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन उन्होंने उठाया था। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास नोट्स जो हैं वही सफिशिएंट है। अगर बच्चा क्लास नोट्स पढ़ लेता है एज वेल एज उसको न्यूज़पेपर से जो है कंटिन्यू रहता है, अपडेट करता रहता है, तो आई कैन बेट कि हम लोगों के जो क्लास नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के हर मोर देन सफिशिएंट है। बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कुछ और पढ़ने की जरूरत। दे आर रेडीमेड टाइप ऑफ नोट, कि रेडी टू ईट वाला जो फूड का कॉन्सेप्ट है वैसा। तो उसको कुछ और करना नहीं, बस खाली आपको अखबार पढ़ते रहना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, न्यूज़पेपर से एनालिसिस करते रहिए और जो मैटर लिखाया गया है उसको वहां से क्लास रेगुलर अटेंड। क्लास रेगुलर अटेंड कर। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में नार्को टेररिज्म उन्होंने क्वेश्चन पूछा, टेररिज्म उन्होंने क्वेश्चन पूछ किया था। तो आप देखेंगे क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं टोटल ऑल टुगेदर न्यूज जो है वो नोट से मिल। आप ये मानते हैं कि इस समय ही नहीं बल्कि काफी पहले समय से यूपीएससी जो है ज्यादातर रेलेवेंट करंट टॉपिकल इशू जी सर, पूछता है? रेलेवेंट पूछता है, अपडेशन मांगता है, अपडेटेड न्यूज तो को। चूंकि हम लोग क्लास में वो सारे इश्यूज और टॉपिक्स हाँ, जो बर्निंग इश्यूज हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, डिबेटेबल हैं, या जो किसी वजह से न्यूज में हैं, बिल्कुल। उनको हम लोग कवर करते सारे 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 मैक्सिमम न्यूज जो होती है वो क्लास में कवर हो जाती है। एक दो न्यूज अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनली भले इधर उधर हो जाए, बट मैक्सिमम हम लोग न्यूज कवर कर लेते हैं, हैं। वेदर दैट इज इन साइंस एंड टेक और इकोनॉमी और इन पॉलिटिक्स। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड करे आई तो कैन श्योर सर, बहुत हंड्रेड टेन अच्छे परसेंट है, वो 50-60% तक वो आराम से बिल्कुल क्वेश्चंस क्वालिफाई कर कर सकता है, लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, पुनीत, मैंने देखा आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों पेपर्स मैंने देखे, क्योंकि थ्रू आप पढ़ाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हूँ। मुझे काफी कुछ पेपर 1 और पेपर 2 में क्लास नोट से हम लोगों ने जो सिलेबस कवर किया, जिस तरीके के कुछ टॉपिक्स मिले, लेकिन उससे पहले जनरल स्टडीज में आपको क्या लगता है कि आपने जो पेपर्स आप पढ़ाते हैं, जो एरियाज आपके हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, और क्लास में आपने उनको कैसे कवर किया? बोले सर, जो मैं जी पेपर पढ़ाता हूँ यूपीएससी में, तो वो जीएस पेपर 3 है। और इसमें जो सवाल पूछे गए हैं, एक सर के साथ वो इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ाते हैं, तो इसमें जैसे कि जितने भी सवाल पूछे गए, टोटल 20 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से 10 तो अभिषेक सर के ही हैं और 10 बच्चे मेरे। मैं आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, ये 3 सेक्शन जो है इसमें कवर है। और बहुत ही इस बार सुखद अनुभव रहा हम लोगों को कि इस बार जो सवाल आए हैं, 10 के 10 सवाल सीधे क्वेश्चन जो है वो कि मतलब आपकी कॉपी से ही आ गए, जैसे कि सॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। हाँ, मिराकल हो गया सर। अब जैसे आईपीआर पे सवाल पूछा गया, ये कॉपी के नोट से। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस ऑन हाईवेज, एक हम लोग क्लास नोट्स में है, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, उस पे सवाल लिखवाया गया था, पूछ लिया गया। नदियों में औद्योगिक प्रदूषण की समस्या का निदान क्लास नोट्स में है, एनवायरनमेंट में पढ़ाया गया। ईआईए, इस पे शीट भी दी गई थी, और इसको ये क्लास, हाँ, एनवायरमेंट इम्पैक्ट हाँ, असेसमेंट। इस पे जो है क्लास में शीट भी, तो इसको स्पेशली बताया गया था कि एनजीओ का क्या रोल है। पहले ईआईए में एनजीओ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, अब ईआईए जो
लेटेस्ट ड्राफ्ट है उसमें कंट्रीब्यूशन को कम कर दिया गया है। लोगों से जो कंसल्टेशन का वक्त पहले ज्यादा रखा जाता था, अब कम कर दिया गया। ये सीधे क्लास में डिस्कस हुआ था, नोट्स में था, सीधे आ गया। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लास्ट की क्लास में पढ़ाया गया था, सीधे आ गया। उसके बाद आपका ये अभी तो इसको जनसत्ता में भी निकला था और इंडियन एक्सप्रेस में भी उसको क्लास में बताया गया था। The world is facing acute shortage of clean and safe fresh water. Which are the alternative technology which can solve this crisis? Briefly describe any such three technologies. क्लास नोट्स में ये ड्रॉट में अच्छा इंटरेस्टिंग बातें देखने में लग रहा है, इन्वायरमेंट का सवाल है, लेकिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाया था ड्रॉट मैनेजमेंट, तो ड्रॉट मैनेजमेंट में इसको हम लोगों ने उसमें वो सारी कवर के कर सारी, लेते हाँ वो सारी कवरेज थी। और ये इसमें एक डेटा भी आया था कि इंडिया में जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, सैलिनिटी बढ़ रही है। तो उस पर्सपेक्टिव से लेकर के भी इसको बताया गया था, ये भी सीधे क्लास लोड। फिर आपका एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और किन वजह से एक्सटिंक्शन हुआ था, डायनासोर के मामले में हम बात जानते हैं, एक्सटिंक्शन हो चुका है एस्टेरॉइड की वजह से, इरिडियम की लेयर पाई गई थी, क्लास में डिस्कशन था, वो आ गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे सवाल एज इट इज, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट ज्यादा उनके पास होता नहीं, उस पर तो एकदम क्रेडिट सवाल पूछे हैं, कुछ कहीं जाने की जरूरत है। डिजास्टर रेजिलियंस आप क्लास नोट उठाएंगे, सीधे लिखा हुआ है। और सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्योगो सेंडाई, ये दोनों के दोनों फ्रेमवर्क पढ़ाए गए थे। और जो इवन योकोहामा कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि पहली क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी, वो उससे लेकर के योकोहामा ह्योगो फ्रेमवर्क कन्वेंशन और सेंडाई फ्रेमवर्क कन्वेंशन, वो सारे के सारे पढ़ाए गए थे। वो इवन डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी पढ़ाई गई है। तो उतना सेक्शन पढ़ा दिया गया था, उसमें से सेंडाई आ गया। और फिर सोशल मीडिया में इंक्रिप्टिंग या भी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो 20 में से 10 सवाल। मतलब यू हैव, आपको तो न्यूज़पेपर भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। साइंस टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और डीएम में तो बस सीधे, मैं बड़ा खुश हूँ कि कुछ भी बच्चों को करने की जरूरत नहीं तो थी। और हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग की जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का सिलेबस है और जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं प्री और मेन एग्जाम में, उसमें हम लोग के जो क्लास के लेक्चर्स हैं, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, इस तरीके के हम लोग इश्यूज को कवर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, अगर उसको हमारा स्टूडेंट रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहा है, नोट्स बना रहा है, तो ऑलमोस्ट 60-65% क्वेश्चन हम लोग कर नहीं लेंगे। सर, 65 नहीं है, सॉरी टू से 65 नहीं है। इस बार सर 100% हो गया है। क्या बात है! इस बार 100%। मतलब ऐसा तो नहीं कि ये नहीं नहीं नहीं, मैं एग्जैजरेट नहीं, हम बुक हमारे पास नोट्स कॉपी है और कोई भी वेरीफाई कर सकते हैं, 100% आया है। तो शुड आई बी मोर हम्बल टू एक्सेप्ट दिस और क्योंकि सर हम लोगों ने, बच्चों ने पढ़ा, बच्चे देख के कह रहे हैं कि सर लग रहा कि अभी जो जूनियर बैचेस के बच्चे जो भी 4-5 महीने पहले जुड़े, वो कह रहे कि लग रहा था कि इनको हम लोग करेंगे तो अगर कल मेंस होता तो लिख लेते। तो बच्चे दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। ये हम सब लोग के लिए बहुत उत्साहजनक और हाँ, हम ये लोगों इस के बार लिए का पेपर बड़ा ही अच्छा रहा। सुखद अनुभूति वाला विषय है कि हम लोगों ने जो परिश्रम किया, जिस दिशा और दशा में तैयारी की और अपने विद्यार्थियों को बताने का प्रयास किया, बहुत हद तक हम लोग सफल रहे। अब अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 2024 के लिए तो हम लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी की और बहुत हद तक हम लोग सफल रहे। 1998 से मैं सिविल सर्विसेज में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते हुए 26 वर्ष हो गए। आप सब लोग भी 15 वर्ष से ऊपर आप लोग को पढ़ाते हुए हो चुका है। इतने सालों से आपने यूपीएससी को और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हर साल एग्जामिन किया है, ऑब्जर्व किया है। आप 2025 के लिए, जो हमारा बैच 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है, 3 अक्टूबर 2024 से, जो अगले वर्ष 2025 के लिए होगा, इसमें क्या आप स्ट्रेटजी, प्लानिंग या आपका ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके से लोग इसको लेके चलेंगे और क्या करेंगे? प्लीज। सर देखिए, जो बैच 3 अक्टूबर से हम लोग जो 25 और 26 में जाएंगे देने के, जहाँ तक रही प्लानिंग की या उसके एग्जीक्यूशन की, तो प्लानिंग बस इतनी रहे जो हम लोगों की रहती है। एक्चुअली वैसे हम लोगों का जो पढ़ाने का, गाइड करने का तरीका रहता है, वो थोड़ा सा गुरुकुल पद्धति वाला है, जो आज भी हम लोग फॉलो, इसीलिए हम लोग कॉन्टिन्यूसली रिजल्ट दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी में हो चाहे स्टेट। वहाँ क्या होता है, बच्चों को हमें इससे केवल इस तरीके से नहीं पढ़ाना होता है कि बच्चे हमारे कस्टमर हैं, हम उनको गाइड करते हैं इस तरीके से कि वो हमारे घर के ही हैं। तो हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हाँ वो बच्चा सेलेक्ट हो जाए, तो हम उसको कहते हैं मेहनत करने के लिए, बट बिफोर दैट से ज्यादा मेहनत हम लोग करते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, पीआईबी की साइट पे जाना, आरबीआई की साइट पे जाना, मिनिस्ट्रीज की साइट पे जाना, वहां से रेगुलर अपडेट करना, फिर वहां से बच्चों को निकालना। इसीलिए जो पुनीत सर कह रहे हैं कि 100% कवर हुआ है, वो सच है। और ये पॉसिबल इसीलिए हो ही पाया है, क्यों? नहीं क्योंकि हम लोग पर वर्क करते हैं ना, मेहनत करते हैं। हवा हवाई हम लोग क्लास में जाके पढ़ा नहीं देते कि देखो ये आया पढ़ा दिया, वो जादू है, ये है वो है, या मोटे मोटे नोट्स दे डाले।
और बच्चों से कह दिया खुद ही पढ़ लेना जा करके। इसीलिए लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारी क्लास चलती है। हम लोग टाइम लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस को कवर करने, क्योंकि हम लोग एग्जॉस्टिवली कवर करते हैं। नेक्स्ट ईयर का जो भी एग्जाम बच्चा देगा 25 या 20, उनके लिए भी सेम प्लानिंग की, कुछ आपको ज्यादा इनोवेटिव नहीं करना। बस ये है कि रेगुलर आप अपडेट रखिए अपने आप को, करंट पर पकड़ बनाइए, ट्रेडिशनल चीजों के साथ चलिए। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। जैसे मेरा एरिया नहीं है वो सर, वो हिस्ट्री का एरिया है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस फ्रॉम वैदिक टू लेटर वैदिक। अब आप देखिए ये स्ट्रेट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने एनसीईआरटी से उठा लिया। ऐसे ही फूड इन्फ्लेशन पूछ लिया उन्होंने, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे कमेंट करने को आ गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन सोशल सर्विस, सोशल एक्सपेंडिचर, सोशल सर्विस पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पड़ा है वो आपको एनालाइज करना, और इंक्लूसिव ग्रोथ जोड़ दिया। तो एक तो सबसे पहला ये आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, उसको इंटरकनेक्ट करना है। हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट दूसरे से लिंक्ड होता है। तो आपको ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, जनरेट करनी, इस पे हम लोग ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए बच्चों की एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो। यही सेम प्रोसेस हम लोग का करना था 25-20। develop that acumen, डेफिनेटली सर, that depth themselves and how to develop their analytical ability। हाँ, of खास कर इसीलिए रिजल्ट आता है। और फेक रिजल्ट, इसीलिए फेक रिजल्ट हम लोग नहीं, एक रिजल्ट फेक रिजल्ट नहीं देते। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हाँ, इसीलिए वो बच्चे कॉन्फिडेंस शो करता है, इसीलिए करता है कि में वो मिल रहा है। तो जब मिलता है तो उसको कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं, हम इसको कर ले अगर नोट्स को, तो हम यहाँ से भी जो है वो क्लियर कर सकते। ये सबसे प्लस पॉइंट है हम लोगों के अपने स्ट्रैटेजी का, और जो हम लोगों की पेडागॉगी है, वे ऑफ टीचिंग, वो इस तरीके से रही। और एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ लेक्चर का जो बात होती है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर की 5 लेक्चर 10 लेक्चर कोई टॉपिक में कवर कर लिए फाउंडेशन नहीं है हमारे, बात। कि फाउंडेशन। आप सिलेबस कवर करें, ये ज्यादा जरूरी है। उसमें नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा होते हैं तो हो जाए, हाँ, लेकिन सारे टॉपिक्स और सारे इश्यूज कवर होने चाहिए। हाँ, ये नंबर तो ऑफ पुनीत, जैसे मैं अब आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि अब तक का हम लोग का जो परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत सेटिस्फैक्टरी रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि हम लोगों ने जो प्रयास किया, जो जिस दिशा में परिश्रम किया, वो सार्थक दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि अब 2024 तक हम लोगों ने जो लाइन एंड लेंथ अपनी अडॉप्ट की है, और जिस तरीके की स्ट्रेटेजी या प्लानिंग की है, मुझे लगता है कि यूपीएससी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही प्लान। अगर आपने सही रणनीति योजनाबद्ध तरीके से तैयारी किया है, तो आप साल 2 साल में आसानी से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, और अपने सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में ज्यादातर, कुछ हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई करें, उनकी संख्या बहुत कम होगी, लेकिन सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में आप इसको बहुत आराम से आराम निकाल से। सकते हैं। तो 2025 और 2026 में यूपीएससी के लिए आप अपने खास तौर के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते सर, जो इस बार का जो जैसे पेपर रहा है, और यूपीएससी अब पिछले 2-3 सालों से काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो गया है। 2-3 क्या, हमेशा से ही रहा है, अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से हम देखें। सीधा-सा हिसाब है इसका कि आपके कुछ कोर एरियाज़ हैं जो स्टैटिक्स हैं। हर टॉपिक का, जैसे अब मैं बात करूँगा स्पेस टेक्नोलॉजी का। स्पेस टेक्नोलॉजी में आपके कुछ सेक्शंस आपके स्टैटिक, वो कभी भी नहीं चेंज होंगे। एसएलवी 3 क्या था, जीएसएलवी क्या है, एलवीएम 3 क्या है, एचएसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है। तो दीज आर लॉन्च व्हीकल्स, और इनकी जो डायमेंशंस हैं, कब लॉन्च किए गए थे, दैट इज अ फैक्चुअल नॉलेज बेसिकली, लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव में है कि जैसे एक एक के लॉन्च के साथ क्या की कैपेबिलिटी कैसे हैं? सीक्वेंस है उसका। सीक्वेंस है उसका, कैसे कैपेबिलिटी बढ़ी। फिर इंडिया एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम में जब आ जाता है, तो उससे और भी क्या कैपेबिलिटीज होंगी। दीज आर स्टैटिक सेक्शन, लेकिन जब इनको क्लब करते हैं आप डायनेमिक सेक्शन, जो एवर चेंजिंग सेक्शन है, जैसे कि अभी चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों लॉन्च किए गए। सेकंड वाला जो है अनसक्सेसफुल हुआ, थर्ड वाला सक्सेसफुल हुआ, फोर्थ की लॉन्चिंग के लिए कैबिनेट ने अभी संतुष्टि कर दी है। शुक्रयान को एस सोमनाथ साहब ने कहा था कि अभी कुछ ही दिन पहले कि हम जो इसको शेल्फ आउट कर दे रहे हैं, अब इस तरह का वीनस का कुछ नहीं जाएगा, और अचानक से कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, अब हमारा शुक्रयान भी जाने को तैयार है। तो आपको बेसिकली जो स्टैटिक के साथ आपको डायनेमिक जो है न्यूज़पेपर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। अब इसका 2 तरीका होता है कि आप घर में बैठ के न्यूज़पेपर रोज पढ़ें, या आपको जो रिस्पेक्टिव सर हैं वो अपनी क्लास में ही उसको ब्रीफ कर देते हैं कि देखो, मैंने 2 लेक्चर पहले मैंने ही पढ़ाया कि शुक्रयान जो अगले 2031 तक लास्ट विंडो, उसके बाद अब लॉन्च नहीं होगा। और 2 दिन बाद आके कहना पड़ा कि नहीं, अब तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया अचानक से, और अब ये नया चीज़ होगा, अब हमें ये ठीक से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो क्या जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, उनका इवोल्यूशन के हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रहा है, करंट डेवलपमेंट को मतलब ध्यान में रखते हुए, जब तक आप स्टैटिक को नहीं पढ़ेंगे, स्टैटिक के बिना करंट का कोई वैल्यू नहीं, करंट के बिना स्टैटिक की कोई, दोनों चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा।
और अपने एक बड़ा अच्छा चीज़ है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे बढ़ जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि करंट डेवलपमेंट और स्टैटिक डेवलपमेंट प्लस आंसर राइटिंग, कि जब भी कोई सेक्शन खत्म होता है उस पे आंसर राइटिंग होती है। पूरा का पूरा सेक्शन जैसे स्ट्रेस ही मैंने पढ़ाया था अभी, इसके बाद आंसर राइटिंग होती, फिर डिफेंस पढ़ाएँगे, न्यूक्लियर पढ़ाएँगे, जो भी पढ़ाते हैं या फिर एनवायरनमेंट में जो भी सेक्शन कंप्लीट होगा तो आंसर राइटिंग चलती रहती है। और उस वजह से जो है बच्चों को पढ़ने के साथ साथ लिखने का जो कंट्रोल होता है उनका, जो उनकी आंसर राइटिंग कैपेबिलिटीज है, वो उसको जो डेवलप उसमें करते जो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपको आता तो बहुत कुछ है लेकिन लिख ही नहीं पा रहे हैं, हैं। लिख नहीं। और आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आंसर राइटिंग की कोई क्लास नहीं होती और आपको सीधे एक क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर दे दिया दे जाता है देते और हैं। उसमें आपसे कहा अब आपके पास दो प्रेशर होते हैं कि अदर यू आर गोइंग टू मेमोराइज दोज ऑल फैक्ट्स और कि आंसर आंसर राइटिंग अलग चीज है और टेस्ट देना अलग चीज। तो अब आंसर राइटिंग के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने बहुत की जरूरत प्रैक्टिस करने की है, तो जरूरत तभी है। आप अच्छा हाँ, कर पाएंगे। टेस्ट को मेमोराइज करके फैक्ट्स कॉन्सेप्ट को आपने आंसर को फ्रेम ही करना आपके लिए बहुत बड़ा। टेस्ट भी आप तभी अच्छे से कर हाँ पाएंगे जब आप आंसर राइटिंग की हाँ, कला को सीखते हैं, वो जानते कला हैं। वो डेवलप कला करने और में विज्ञान बच्चों दोनों है। इसमें 3-4 महीने का प्राइमरी टाइम लगता है बच्चों को डेवलप करने आंसर में। राइटिंग सेशन इज एन आर्ट एंड a science to हाँ learn and to know about it। जी, तो इसीलिए जैसे कि अभी हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर ऑफ लेक्चर 30 चले गए, 30+। एनवायरनमेंट में 70+ लेक्चर हैं बेसिकली जो अभी कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये जो साइंस टेक चल रहा अभी, आज ही मैं नया बैच कर रहा था, 30 लेक्चर हुआ विद केवल स्पेस और डिफेंस कंप्लीट हुआ, यानी कि इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए रीजन है कि ये सारे के सारे, बिल्कुल। इसीलिए हम कह रहे हैं 100% सवाल है। तो इतने डिटेल में और आप हर एंगल में पढ़ाई करते हो, विद आंसर राइटिंग करते हैं कि अगर हमने एमटीसीआर पढ़ा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम पढ़ा, तो उसका इंडिया पे क्या वैल्यू है। जो फिलीपींस के साथ डील हुई है अभी हमारी, ब्रह्मोस का पहला बैच हमने भी डिलीवर किया डिलीवर किया। अप्रैल में। एमटीसीआर के मेंबर नहीं होते तो ये डील हो ही नहीं सकती नहीं। फिलीपींस के साथ। और उसका चाइना इंडो चाइना रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा, किस तरह से हम वेटेज एक ताइवान को करके ब्रह्मोस की सप्लाई करके किस तरह से वेट उनके ऊपर प्रेशराइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपको एक कंपार्टमेंट में एक बॉक्स में नहीं पढ़नी, उसको आप इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जोड़ेंगे। इकोनॉमी में अभी तक नेट इंपोर्टर है अभी इंडिया, और 4.7% नेट इंक्रीज हुआ सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से, इंपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं। लेकिन पहली बार दिखाई पड़ रहा है कि कुछ मात्रा में हम एक्सपोर्ट भी करना। 351 मिलियन समथिंग की डील थी ये ब्रह्मोस वाली, $1 बिलियन की, $1 बिलियन। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर रहे हैं। बहुत बड़ा चेंज है और ये। इसमें तेजस भी आ जाता है बहुत आपका, बड़ा तो डेवलपमेंट। हाँ, तो ये इकोनॉमी के साथ भी जुड़ जाता है, ये जॉब क्रिएशन से भी जुड़ जाता है। तो जब तक आप सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के नहीं एक होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ाई नहीं करते हैं कि हम एक टेक्नोलॉजी पढ़े, केवल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, कौन सी पहले किस तारीख को लॉन्च हुई, कितने किलो की थी, तो यूपीएससी आपसे उससे क्रैक काम नहीं, नहीं इससे चलेगा। काम नहीं चलेगा। वो हर चीज में आपको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, बिल्कुल। हर सब्जेक्ट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन आपकी अप्रोच होनी, ये चीज है। तो जैसा कि हमारे स्टूडेंट ने ये छोटी सी टॉक शो में ये देखा कि यूपीएससी के लिए जरूरत है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ने की, और कोई विषय अपने आप में अलहदा, अलग, सेपरेट, आइसोलेटेड नहीं है। हर विषय एक दूसरे से जुड़ा है। किसी का इतिहास जगह का समझना है तो उसका भूगोल जानना होगा, अगर उसका भूगोल समझना है तो वहाँ की समाज की व्यवस्था, और समाज की व्यवस्था जैसे होगी, भूगोल जैसा होगा, इतिहास जैसा होगा, वैसा वहाँ की अर्थव्यवस्था होगी, वैसा ही वहाँ का जीवन होगा। और इस तरह से ये सारे विषय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आपको एक दूसरे विषय के साथ जोड़कर इंटरलिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ने की जरूरत है। और आंसर राइटिंग मैं फिर कह रहा हूँ बहुत 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 जरूरी है। नोट मेकिंग, अपने आप से आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, जो कि क्लास में आपको कराया जाता है, लिखाया जाता है, लेक्चर के रूप में बताया जाता है। तो अगर आप हमारे साथ अपने यूपीएससी की तैयारी में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सबको सिविल सेवा और यूपीएससी में, राज्य की सिविल सेवा में सफलता मिले, पीएससी में सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।